हाय दोस्तों, एडवोकेट पप्पू कुमार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं जिसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। तो चलिए आज वीडियो को देखिए, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। आज का वीडियो जो है वसीयतनामा से जुड़ा हुआ वीडियो है कि जब आप किसी से वसीयत कराते हैं तो वह वसीयत वैध कब होगा और आपकी वसीयत को अवैध कब ठहरा दिया जाएगा। तो आप अपने वसीयत को कैसे लिखवाएं, किससे ड्राफ्ट करवाएं, यह चीज़ की मैं जानकारी दूंगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। प्रोबेट, आपने सुना होगा कि गांव समाज में कि प्रोबेट का नोटिस आता है, यानी प्रोबेट एक प्रकार का केस है। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रोबेट है क्या। व्हाट इज प्रोबेट? यह एक कानूनी प्रक्रिया है। प्रोबेट एक कानूनी प्रक्रिया है जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का प्रशासन करने की कानूनी और वित्तीय प्रक्रिया है। प्रोबेट एक कानूनी प्रक्रिया है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके संपत्ति पर कानूनी रूप से कौन शासित करेगा, उसको कौन रखेगा, यह चीज इसमें शामिल है। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि प्रोबेट एक कानूनी प्रक्रिया है जो न्यायालय में पेश होता है, जिसमें कागजी कार्रवाई शामिल है। जब कोई मृतक अपनी संपत्ति को वितरण के लिए छोड़ जाता है, इसमें चल और अचल संपत्ति दोनों होता है। जब कोई ऐसे व्यक्ति है जिसका कोई संतान नहीं है, मतलब न उसके पास लड़का है न लड़की है, वैसे परिस्थिति में वह वसीयतनामा लिख करके जाता है। वह चाहे तो जीवन काल में वसीयत को रद्द भी कर सकता है, बदल भी सकता है, और किसी को वसीयत किए हुए है तो वह अपना प्रॉपर्टी जीवन काल में बेच भी सकता है। यानी वसीयत लागू तब होगा जब वसीयतकर्ता की मृत्यु हो जाएंगे। वही वसीयत न्यायालय में लाया जाता है प्रूफ करने के लिए। जब वसीयत प्रूफ हो जाएगा तो आपकी वसीयत में अंकित जो संपत्ति है वसीयत ग्राही को मिल जाएगा। याद रखिए, अगर वसीयत में कोई त्रुटि हुई और वसीयत का विपक्षी यानी कि विरोध करने वाले कोर्ट में खड़े हो गए तो वसीयत आपका रद्द भी हो सकता है। अब किन कारणों से रद्द होगा इस पर भी मैं आज इसी वीडियो में चर्चा करूंगा। तो चलिए यहां पर देखते हैं कि जिस व्यक्ति को कोई संतान नहीं है, ना लड़का ना ही लड़की, वह व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को वसीयत कर देता है। हिंदू में अपनी पूरी संपत्ति को कर सकता है और मुस्लिम में अपनी संपत्ति का 1/3 ही कर सकता है। तो हिंदू में कोई सीमा नहीं तय किया गया, जितनी संपत्ति उतना कर सकता है। तो आगे चलते हैं। प्रोबेट केस न्यायालय में कौन दायर करता है? प्रोबेट केस मृतक के ही वंशज प्रोबेट केस में लाता है। प्रोबेट केस न्यायालय में कौन दायर करता है? यहां पर देखिए, मृतक के वंशज, जो मृतक है जिनकी कोई संतान नहीं है, तो उन्हीं के वंशज प्रोबेट केस दायर करता है कोर्ट में, ताकि कानूनी प्रक्रिया से कानूनी आधार पर इस संपत्ति का वितरण हो जाए। संपत्ति दोनों तरह के होता है, चल भी और अचल भी। अचल संपत्ति जो भूमि है उसको अचल संपत्ति कहते हैं। चल संपत्ति जैसे हम कई बार सुने हैं कि फलना आदमी का मृत्यु हो गया और उसके बैंक अकाउंट में 8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, तो वह चल संपत्ति है। तो इसका वितरण कानूनी ढंग से हो जाए, इसी के लिए मृतक के वंशज न्यायालय में प्रोबेट केस दायर करते हैं। दूसरा है मृतक जिसके नाम से वसीयत किया। जो वसीयत करता है वह किसी को वसीयत किया, वसीयत ग्राही है, वह वसीयत ग्राही व्यक्ति भी कोर्ट में आकर प्रोबेट केस करता है और यह प्रूफ करता है कि यह वसीयत जो है सही है। देखिए, वसीयत कई लोग ऐसे हैं कि वसीयत करा लिए, वसीयत लिख लिए या फिर लिखवा लिए और रजिस्ट्री करा लेते हैं तो निश्चिंत हो जाते हैं कि मेरा रजिस्ट्री हो गया वसीयत तो अभी वैध हो गया।
नहीं, भारत में वसीयत का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, यानी वसीयत का रजिस्ट्रेशन कराए तो भी या नहीं कराए तो भी इससे कोई प्रभाव वसीयत पर नहीं पड़ता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है कि वसीयत वैध है यह कोर्ट में न्यायालय में प्रूफ करना, न कि वसीयत का रजिस्ट्रेशन कराना वसीयत को वैध माना जाता है। वसीयत रजिस्ट्रेशन हो जाने से किसी रजिस्ट्रार ऑफिस में सब रजिस्ट्रार के सामने पंजीयन करा लेने से वह वैध नहीं होता है। वैध कैसे होगा? न्यायालय में प्रूफ करेंगे। इस पर भी आज चर्चा करेंगे कि न्यायालय में प्रूफ कैसे करें, और कहीं डिफॉल्ट हुई है तो वह अवैध होगा, और ऐसी परिस्थिति में उस संपत्ति का क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। अगर वसीयत वैध है, अगर वसीयत वैध है तो उस वसीयत ग्राहिता को वसीयत में अंकित संपत्ति दे दिया जाएगा। मतलब वसीयत जितने संपत्ति का किया गया है वह सारी संपत्ति वसीयत ग्राहिता को दे दिया जाएगा। कब? जब वसीयत वैध होगा। अगर वसीयत वैध नहीं है तो मौजूदा उत्तराधिकारी वंशज के बीच संपत्ति का कानूनी आधार पर वितरण कर दिया जाता है। अगर आपने न्यायालय में प्रोबेट केस दायर किए और आपका जो वसीयत है अवैध ठहरा दिया गया कोर्ट में, तो क्या होगा? तब जो भी वंशज है, जो भी उत्तराधिकारी मौजूदा है, उन सभी के बीच में उस संपत्ति का बराबर हिस्सा बांट दिया जाएगा। क्लियर? अगर कहीं कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट में भी कर सकते हैं और सवाल भी पूछ सकते हैं, उसके बाद फोन भी कर सकते हैं। चलिए तो आगे हम चलते हैं कि वसीयतकर्ता। वसीयतकर्ता कौन है? जो संपत्ति के मालिक है। वसीयतकर्ता ने वसीयतग्राही को वसीयत कर दिया। दस्तावेज और दो गवाह, एक दस्तावेज लिखे जाते हैं और उसमें दो गवाह की जरूरत पड़ता है। याद रखें, दोनों गवाह स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसा भी एग्जाम्पल दूंगा कि सिर्फ गवाह के बदलने से या फिर दोनों गवाह का एक जैसा स्टेटमेंट नहीं होने से दस्तावेज को रद्द किया गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया है, हाई कोर्ट ने रद्द किया है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने रद्द किया है। वक्तव्य है दोनों का मेल नहीं हुआ तो दस्तावेज को रद्द किया गया है। दस्तावेज में लिखी जाने वाली हर एक पॉइंट पर भी मैं डिस्कस करूंगा कि वह कौन कौन से पॉइंट होना चाहिए ताकि आपका वैध वसीयत हो। दस्तावेज और दो गवाह। देखिए, दस्तावेज जो लिखते हैं यानी वसीयत किससे कराएं, तो हमारा एक परामर्श है कि वसीयत किसी अधिवक्ता से ही ड्राफ्ट कराएं। देखिए, अधिवक्ता को कानूनी ज्ञान है, उसके पास टेक्निकल नॉलेज होता है, और जब कोई वसीयत करता जब किसी को लिखते हैं तो उनके पास ना तो वसीयतकर्ता के पास कोई टेक्निकल ज्ञान होता है और ना ही वसीयत ग्राही के पास। कई बार ऐसे होते हैं कि वसीयत ग्राही जो होते हैं वह किसी अंगूठे छाप से वसीयत कराते हैं। मतलब वसीयतकर्ता जो है पढ़ा लिखा नहीं होता है और वह अंगूठा लगाता है। वैसे परिस्थिति में उनको भी ज्ञान नहीं होता और इनको भी उस तरह के ज्ञान नहीं होता है। अगर आप कहीं और किसी सर्विस प्रोवाइडर से करा लेते हैं तो ठीक है, कर देंगे, लेकिन यह तभी तक वैध होगा जब तक कि कोई विपक्षी आपका विरोध नहीं करे। नहीं तो जैसे ही आपके वसीयत के विरुद्ध में कोई चुनौती देने के लिए न्यायालय में आ जाएगा तो उस समय टेक्निकल मामला फंस सकता है, कानूनी दाव पेच फंस सकते हैं और आपका वसीयत जो है निरस्त हो सकता है, यानी कि रद्द हो सकता है। तो याद रखें, जब भी वसीयत लिखवाए तो किसी न किसी अधिवक्ता के परामर्श से ही लिखवाए। कोई अधिवक्ता आपके वसीयत को तैयार कर दिए तो आप सब रजिस्ट्रार के पास जाकर के रजिस्ट्री करा ले। आप बोलेंगे कि सर अभी आप बोले थे कि वसीयत का रजिस्ट्री कराना कंपलसरी नहीं है, तो यह बात सही है कि भारतीय कानून में कहीं ऐसा नहीं लिखा गया है कि वसीयत को रजिस्ट्री कराना ही वैध है। यह एक प्रमाण हो जाता है कि वसीयत को ड्राफ्ट कराने के बाद में मैंने रजिस्ट्री ऑफिस में गया और उनके समक्ष में मैंने यह लिखा पढ़ी किया है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। संपत्ति का मालिक वसीयतकर्ता के मृत्यु के बाद प्रोबेट केस न्यायालय में दर्ज करते हैं। अब बोलिएगा कि क्यों सर,
जब सहमति से जब कोई व्यक्ति वसीयत हमें कर दिया तो उनके जीवन काल में हम क्यों नहीं जाएंगे? तो जान लीजिए, वसीयत तभी प्रभावी होगा, तभी लागू होगा, वसीयतकर्ता की मृत्यु हो जाएगी। आपका एक क्वेश्चन होगा कि सर, वसीयतकर्ता ने जब किसी को वसीयत कर दिया, वसीयत का रजिस्ट्री करा लिया, तब वह संपत्ति को वसीयतग्राही बेच सकता है या अपना उपयोग कर सकता है कि नहीं? तो नहीं, इसका आंसर है नहीं, क्योंकि वसीयत तभी लागू होगा कानूनी ढंग से जब वसीयतकर्ता की मृत्यु हो जाएगी। वसीयतकर्ता के मृत्यु होने के बाद में वसीयत जो है लागू होती है और उसके बाद में वह जो है कोर्ट में जाकर के प्रोबेट मुकदमा दायर करते हैं और यह प्रूफ करते हैं कि जो वसीयत मेरे नाम में किया गया, जो वसीयतनामा लिखा गया, यह सही है और सत्य है, और यह कोर्ट उस पर न्यायालय मुहर लगा देती है। तब जाकर के उस वसीयत संपत्ति का आप यूज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, बेच सकते हैं या फिर उस पर कोई भी डेवलपमेंट कार्य कर सकते हैं। क्लियर कंसेप्ट है? वसीयतकर्ता के जीवन काल में उस संपत्ति का उपयोग वसीयतग्राही नहीं कर सकता है। दूसरी चीज, एक बार वसीयतकर्ता ने किसी को वसीयतनामा लिख दिया है तो वह अपने जीवन काल में दूसरे वसीयत लिख करके पहले वाले वसीयत को रद्द कर सकता है। वह वसीयत लिखने के बाद अपने जीवन काल में उस संपत्ति को बेच सकता है या फिर किसी और को वसीयत भी कर सकता है। क्लियर कंसेप्ट है? और वसीयत लागू कब होगा? जब वसीयतकर्ता की मृत्यु हो जाएंगे। अब पूछेंगे सर, मृत्यु के कितने दिन बाद प्रोबेट केस को न्यायालय में लाना चाहिए? वसीयतकर्ता की मृत्यु हो गई तब आप न्यायालय में यथाशीघ्र प्रोबेट केस करें और आप प्रूफ करें कि यह जो है वसीयतनामा जो है यह सही है। ज़्यादा देर होने से संदेह के घेरा में हो जाता है। मेरे पास प्रोबेट केस बहुत सारे आए हैं और मैंने देखा है कि ज़्यादातर जो वसीयतनामा है वह फर्जी ही है। कई बार ऐसे होते हैं कि वसीयतकर्ता से किसी कागज पर लिखा लिए, बाद में उसको ड्रा करा लिए और फिर 2 गवाह को साइन करा लिए। कई बार ऐसा आता है कि वसीयतकर्ता जो है उसकी मृत्यु प्रमाण पत्र सही नहीं पेश करते हैं। एक प्रोबेट केस ऐसा मेरे पास आया जिसमें वसीयतकर्ता आग से झुलस के मर गए और जो वसीयतग्राही है उसने यह प्रमाण पत्र लगाया कि उनकी मृत्यु प्राकृतिक रूप से हो गई। तो यहाँ पर एक संदेह आता है कि आपने सत्य चीज को क्यों नहीं लिखा। अगर आप सत्य चीज को लिखेंगे तो बता रहे हैं कि आपका वैध होगा। अगर असत्य चीज को, असत्य प्रमाण पत्र को पेश करते हैं तब जाकर के आपका वसीयत जो है फर्जी साबित हो जाएगा और अवैध हो जाएगा। वसीयत करने की जरूरत क्या पड़ी, इसकी कोई विवरण नहीं होता है। तो ऐसे दस्तावेज पर, ऐसे वसीयत पर संदेह खड़ा होता है। वसीयतनामा कैसे लिखेंगे इसका संक्षिप्त में वर्णन करते हैं। वसीयतनामा के कंडक्ट का बहुत महत्वपूर्ण है। जो वसीयतनामा में लिखा गया है उस बातों का बहुत महत्वपूर्ण होता है और उसमें लिखी गई बात सारी सच्चाई होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। पहले वसीयतनामा में जैसे लिखते हैं, मैं उम्र निवासी, मेरा कोई संतान नहीं है और मेरा पति का मृत्यु डैश समय पर हो चुका था। अगर पत्नी पहले मर गई है तो मेरी पत्नी की मृत्यु डैश समय पर हो गया है था। यह लिखना बहुत जरूरी है। कई ऐसे केसेस देखते हैं जो पत्नी कब मर गए या फिर पति कब मरा, इसकी कोई चर्चा वसीयतनामा में नहीं होता है। तो इसका यह जरूरी है कि वह कब मरे और कब से उत्तराधिकारी, जैसे पत्नी मर गई तो पति कब से पूरे संपत्ति का उत्तराधिकारी हो गया, या फिर पति मर गए तो पत्नी उनके सारे संपत्ति का उत्तराधिकारी कब से है। इसकी मैं महत्वपूर्ण भूमिका इसमें देखता हूं। उसके बाद में वंशावली जिसको लिखा गया, मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने चाचा के नाम से लिख दिया, कोई भतीजा के नाम से लिख दिया, कोई देवर के नाम से लिख दिया, तो वंशावली हमेशा उसमें रहना चाहिए ताकि यह पता होना चाहिए जो वसीयत लिखा गया है वंशावली के आधार पर वसीयतकर्ता और वसीयतग्राही का रिश्ता क्या है। वसीयत का संपत्ति का संपूर्ण विवरण और मूल्य
जितने संपत्ति है सारा का विवरण और कुल कितने का संपत्ति होगा इसका मूल्य भी लिखना जरूरी। कई लोग होता है कि संपत्ति के विवरण तो दे दिए लेकिन मूल्य लिखते ही नहीं है। अपनी मर्जी से किसी के प्रभाव दबाव में नहीं, यह बहुत ही जरूरी है लिखते समय कि वसीयतकर्ता यह लिखे कि मैं अपनी मर्जी से किसी की दबाव में नहीं, किसी की प्रभाव में नहीं, मैं अपने स्वेच्छा से लिख रहा हूं। और लिखने का कारण कि कैसी जरूरत आ पड़ी कि वसीयतकर्ता किसी एक व्यक्ति को लिखना पड़ रहा है, क्या जरूरत पड़ गया, इसकी चर्चा जरूरी है। कई लोग क्या करते हैं कि जनरली लिख देते हैं कि हम सेवा किए, हम खाना खिलाए, उनका पेंशन मिल रहा है और उन्हीं के पेंशन से हम उनको खाना खिला रहे हैं और उन्हीं के पेंशन से हम अपना यूज भी कर रहे हैं और वो खुश भी हो रहे हैं। ऐसे ऐसे चीज़ों को दर्शा देते हैं कभी कभी कि अपने पैर पर अपने कुल्हाड़ी मार लेते हैं। तो सदैव याद रखें कि वसीयतनामा में तर्कपूर्ण चीज़ों को लिखे, ठीक है ना, कानूनी आधार पर लिखे, बेकार की चीज़ों को लिख करके वसीयत को खराब न करें। उत्तराधिकारी का स्पष्ट इरादे, वसीयतकर्ता से जिसने लिखवाया है, वसीयतनामा बनवाया है, उसका इरादा क्या है, वह वसीयत लिखने का कारण क्या है, यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जरूर लिखें। धोखाधड़ी या अनैतिक से अगर आपने कोई कार्य किया है तो वह सफल नहीं होगा। कोर्ट में जाते जाते सारी चीज जो है सामने आ जाता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति चुनौती देता है तो आपकी कमजोरी को पकड़ के ही चुनौती देता है और वह चुनौती देगा तो समझिए वहां पर आप कमजोर पड़ जाएंगे और आपकी वसीयत जो है रद्द हो जाएगा। वंशावली का सही जानकारी दे, वंशावली में कुछ नहीं छुपा है। वसीयतनामा जो है विवाद का निवारण है। वसीयतनामा इसीलिए लिखा जाता है ताकि विवाद का निवारण हो सके। यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं कि वसीयतनामा लेकर के आते हैं, प्रोवेट एक्ट दायर करते हैं और विवाद को बढ़ा देते हैं। घर परिवार में उलझनें बढ़ जाती है। ऐसा क्या कारण है कि घर परिवार में उलझन बढ़ जाती है, जबकि यह जो वसीयतनामा है यह विवाद निवारण है, विवाद को खत्म करने के लिए। तब यह मामला आता है जब घर में लोग चोरी चुपके से किसी एक आदमी ने वसीयत करा लिया। आप जब खुलेआम हैं, जब आप सही कार्य कर रहे हैं, जब उनको खिला रहे, पिला रहे, सेवा कर रहे, वो आपसे खुश है, तो दो जो गवाह रखते हैं, गांव को, दोस्त को, आप उसको न रख के अपने परिवार के समक्ष ही, अपने परिवार के सदस्यों को ही खड़ा करके, गवाही में खड़ा करके और वसीयतनामा लिखा है और परिवार के सदस्य को ही सहमति दिलवाए। क्योंकि जब आप परिवार के लोग खड़े नहीं होंगे, चुनौती देने वाले दूसरा नहीं आएंगे, चुनौती देने वाले गांव घर के दोस्त नहीं आएंगे, चुनौती देने के लिए जब भी आएगा तो आप ही के वंशज के आएंगे। इसलिए वंशज जो भी हैं, जो भी घर परिवार में लोग हैं, जब भी आप किसी से अगर सही वसीयतनामा करा रहे हैं तो आप अपने परिवार के समक्ष ही कराएं, उनके परिवार से राजी से कराएं, नहीं तो इसकी चुनौती देने के लिए कल होकर के वह कोर्ट में जाएंगे, प्रोवेट केस में वह इन्वॉल्व होंगे और आपके वसीयत को रद्द करा देंगे। तो चलिए, एक सुप्रीम कोर्ट का भी हाल ही में आया हुआ एक निर्णय है, डिसीजन है, जजमेंट है, जिसकी मैं थोड़ा सा संक्षेप में चर्चा करता हूं। 6 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है। उस जजमेंट का थोड़ा सा मैं बता रहा हूं कि लीला देवी पति सोहन लाल का पहले मृत्यु हो गया, उनके पास कोई संतान नहीं था और इसके संपत्ति का पूरा मालिक हो गए लीला देवी। इन्होंने क्या किया कि 2 गवाही के समक्ष में ये धानीराम भतीजा है, इनके फेवर में एक वसीयत कर दिए। अब धानीराम कोर्ट में भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम 276 के अंतर्गत प्रोवेट केस दायर किए। जब नोटिस मिला लीला के देवर यानी कि धानीराम के चाचा जी को, शिव सिंह को, तो उन्होंने इसकी चुनौती दे दी कि सोहन लाल जीते जी यह कह करके गया कि जो मेरी प्रॉपर्टी है वही बराबर सभी भाई बांट लेंगे। शिव सिंह ने चुनौती दिया, लीला देवी वसीयतकर्ता थी और
धनीराम वसीयत ग्राही। यह लीला देवी चाची थी और धनीराम जो है भतीजा था। और इन्होंने जब अपने गवाह पेश किए तो दो गवाह थे, दोनों गवाह का तालमेल सही नहीं था, दोनों गवाह के अलग अलग बयान थे, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने लीला देवी के जो वसीयतनामा था, जो वसीयतनामा किए थे, उसको इन्होंने क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट इसको रद्द कर दिया। यानी चाची जो भतीजा को लिखा था वसीयत, इसको रद्द कर दिए और शिव सिंह जो देवर थे, इनके फेवर में जो है निर्णय दे दिए। यहाँ ध्यान देने की जरूरत है कि जब भी आप वसीयत कर रहे हैं तो घर परिवार के लोगों के समक्ष अगर नहीं करते हैं तो वही लोग आपको चुनौती देंगे और कल होकर के आपके वसीयतनामा में कोई त्रुटि है तो उसे अवैध करार देंगे और वह संपत्ति पूरे परिवार के लोगों के बीच में बांटा जाएगा। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि कोई समस्या उत्पन्न होती है या फिर कोई ऐसी बात है जो आपको समझ में नहीं आया हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और फ़ोन पर भी परामर्श ले सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 8789950024। मैं एडवोकेट पप्पू कुमार, हाजीपुर सिविल कोर्ट, वैशाली। धन्यवाद।